अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। इस वक्त एक तरफ हुकूमत को मौशी चैलेंजेस दरपेश हैं तो दूसरी जानिब सियासी मसाइल जो हैं वो भी हुकूमत के सामने हैं। हुकूमत जल्द ही नया बजट भी पेश करने जा रही है, तो बजट से पहले सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। तो उस इस्तेहकाम के लिए क्या हुकूमत को मुज़ाकरात की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि PTI की एक पेशकश थी और हुकूमत उसको ठुकरा चुकी है। दूसरी तरफ अगर देखें तो जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो पार्टी छोड़ चुके हैं, अब वो मुख्तलिफ जमातों के साथ राब्ते भी कर रहे हैं। तो मुराद राज समेत जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं वो अपने अलग ग्रुप जो है वो बनाने का फैसला भी कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि किसी के साथ इत्तेहाद नहीं होगा। तो आने वाले दिनों में कौन से PTI के जो रहनुमा हैं वो पीपल्स पार्टी, जहांगीर तरीन ग्रुप या फिर मुस्लिम लीग नून समेत मुख्तलिफ जमातों के में वो शमूलियत इख्तियार करेंगे या फिर वो एक आज़ाद और अपोजिशन का अलग एक ग्रुप ही रहेगा। हम इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। PTI के साबिक रहनुमा मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। इस वक्त जो सबसे बड़ी एक अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है वो जो आपने अडियाला जेल में मुलाकात की फवाद चौधरी साहब आपके साथ थे, उसके बाद अब ये तासुर दिया जा रहा है कि कौन से ऐसे रहनुमा हैं जो आपके साथ अभी भी राब्ते में हैं या अडियाला में आपकी मुलाकात हुई, तो शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से क्या जवाब सामने आया है? देखिए, शाह महमूद साहब की तरफ से जवाब जो है बेसिकली इंशाअल्लाह 1-2 रोज़ में आ जाएगा। काफ़ी अच्छी मीटिंग रही है और बहुत से और डिस्कशन हुए हैं। देखिए, शाह महमूद साहब जैसे मैंने पहले भी कहा एक बड़े कदावर पॉलिटिशियन है और बहुत इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस हुआ, बहुत से व्यूज़ जो है एक्सचेंज हुए और उसके बाद जो है मेरे ख्याल से वो 1-2 दिन में शाह महमूद साहब बाहर आएंगे तो वो उसके जवाब खुद ही देंगे कि उनका व्यू और उनका नेक्स्ट राय अमल क्या है। तो सर, आपको मुस्बत जवाब की तवक्को है शाह महमूद कुरैशी साहब से? देखिए, मेरा कहना है क्योंकि वो एक सीनियर पॉलिटिशियन है और वो मुल्क की बेहतरी में जो भी चीज़ होगा मेरे ख्याल से वही डिसीजन लेंगे जो मुल्क के और आवाम के इंटरेस्ट में हो। अच्छा, ठीक है। तो लेकिन जो आपने फैसला किया है, जो अडियाला जेल के बाहर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, उसमें तो यही फैसला समझा जाए कि आपका एक अपोजिशन का अलग ग्रुप होगा, आप किसी जमात में नहीं जा रहे? नहीं, इस वक्त तो देखिए अलग अलग अभी तक किसी ने कोई डिसाइड नहीं किया, अलग अलग ग्रुप्स बन रहे हैं। अभी आपको भी मीडिया पे नजर आ रहा है जहांगीर तरीन साहब एक्टिव है, अलीम खान साहब, और आपने देखा होगा जो है चौधरी सरवर साहब, वो भी आसिफ अली जरदारी साहब से मिल रहे हैं। देखिए, इस वक्त जो है सियासत में काफ़ी चीज़ें हो रही हैं और आज कुछ कह नहीं सकते हैं कि ये किस करवट जाके क्या चीज़ बैठेगी। तो महमूद मौलवी साहब, आपके साथ तो क्या ये समझा जाए कि दीगर जो रहनुमा हैं जो PTI छोड़ रहे हैं वो भी आपके साथ राब्ते में हैं? जी, मेरे साथ राब्ते में काफ़ी लोग हैं। कराची से बहुत लोग राब्ते में हैं और इवन जो है इंटीरियर सिंध से, देखिए पंजाब से भी क्योंकि थोड़ी बहुत जान पहचान है। मतलब मेरे साथ काफ़ी लोग राब्ते में हैं और मशावरतें हो रही हैं। मैं 2 दिन इस्लामाबाद में था, लाहौर में भी मेरी मुलाकातें हुई हैं लोगों से और इंशाअल्लाह कल भी मैं इस्लामाबाद में होऊंगा। मुलाकातें तो होती रहती है। देखिए, सियासत तो जो है सियासतदान जितने भी एक दूसरे से मिल के अगर व्यूज़ एक्सचेंज ना करें और डिस्कशन ना करें, घर पे अकेला बैठ के तो सियासत नहीं होती ना। लेकिन सर, इस वक्त कुछ लोग तो वो है ना जिन्होंने सिर्फ PTI के ओहदों से इस्तीफे दिए हैं, तो आप उनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? जिसमें असद उमर साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं। असद कैसर साहब परवेज़ खटक साहब के साथ मौजूद थे लेकिन उन्होंने कोई मीडिया से बात नहीं की। तो ये क्या स्ट्रेटजी, इसकी लॉजिक आपको क्या समझ आ रही है? जो PTI में मौजूद हैं सिर्फ इस्तीफे दे रहे हैं ओहदों से? नहीं, आप देखें, आप परवेज़ खटक साहब का स्टेटमेंट, फिल वक्त मैंने ओहदे से इस्तीफा दिया है और मैं अपने दोस्तों से और अब बकाया लीडर्स से जो बैठेंगे KPK में, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा। उन्होंने तो बड़े वाज़ेह कह दिया था। अच्छा, तो अभी मतलब ये भी तवक्को की जा सकती है कि शायद आने वाले दिनों में, जैसे उन्होंने कहा कि मुशावरत के बाद कोई अहम फैसला वो भी कर लें? बिल्कुल, उसकी वजह देखें ना। अगर एक शख्स ओहदे से जाता है उसकी कोई वजह होती है ना, वरना क्यों वो अपना ओहदा छोड़े। और उसके जगह देके रिप्लेसमेंट दूसरे साहब आ भी गए ना।
देखिए केपीके में भी दूसरे साहब आ गए, उसके अलावा असद उमर साहब की जगह भी दूसरे साहब आ गए हैं, ठीक है ना। तो ये चेंजेस बिना वजह के तो नहीं होती ना। तो सर क्या परवेज खटक साहब का भी राब्ता है कोई फवाद चौधरी साहब के साथ या आपके साथ? नहीं, मेरे साथ तो नहीं है, मैं आपको कोई गलत बयानी नहीं करूंगा। फवाद चौधरी साहब के साथ उनका राब्ता चल रहा, मेरे से कोई बात नहीं हुई है। अच्छा सर, आपको दूसरा भी एक जो अलग एक ग्रुप आपको आपके नॉलेज में होगा, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हैं, उनके साथ भी हमने सुना है कि कोई बातचीत चल रही है, ये हकीकत है सर? बिल्कुल, देखिए अलग अलग लोगों से बातचीतें चल रही है। उसकी वजह यह है कि देखें, होना यही चाहिए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है या के अंदर भी डेमोक्रेसी आनी चाहिए। बदकिस्मती से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इस वक्त मैं कहूँगा 99 या 98% में डेमोक्रेसी नहीं है, हमेशा वन मैन शो है। क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी जब कि हम बातें करते हैं तो कम से कम पार्टीज में तो डेमोक्रेसी लेके आए, ताकि डिस्कशन हो, कोई चीज़ अगर गलत है उसको सुना जाए, समझा जाए। अगर सिर्फ डिक्टेशन ही लेना होता है तो फिर हम बाहर जाके हम डेमोक्रेसी की बातें करते हैं और पार्टी के अंदर हम सिर्फ डिक्टेशन लेते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से बड़ा जो है मैं कहूँगा नामुनासिब नहीं। लेकिन मेमून मौलवी साहब, देखें कि इस वक्त आप देखें, फोकस देखें इस वक्त के जरदारी साहब जो हैं वो पंजाब में मौजूद हैं, जहांगीर तरीन साहब वहाँ पर हैं, तनवीर इलियास साहब मुलाकातें कर रहे हैं। क्या जहांगीर तरीन ग्रुप या किसी और जमात ने आपके साथ रब्ता किया है या फवाद चौधरी साहब के साथ कोई रब्ता हुआ है कि आप उनकी तरफ चले जाएं, उनकी पार्टी में शमूलियत या ग्रुप में शमूलियत इख्तियार करें? देखिए मेरे सबसे रब्ते हैं, मेरे जहांगीर तरीन ग्रुप से भी बात हुई है और हो रही है। मेरी जो है MQM से भी बात हो रही है, मेरी पीपल्स पार्टी से भी बात हो रही है। इसमें कोई मजाका नहीं है, मेरी सबसे बात हो रही है और मेरे सबसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मेरी किसी से ना कोई इश्यूज नहीं है सारी पार्टी से। उसकी वजह यह है कि हम जो है मतलब होना यही चाहिए कि देखें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, डिफरेंस पार्टी में होते हैं, मगर एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने से मुल्क के लिए भी बेहतर है और पॉलिटिक्स के लिए भी बेहतर है। बिल्कुल। लेकिन सर आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, अब आपकी नज़र में जिन पार्टीज़ के साथ, जैसे आपने पीपल्स पार्टी MQM का जिक्र किया, उनके साथ किन नुकात पे बातचीत हो रही है? आपको क्या खदशात हैं या फिर वो जमातें जो हैं वो क्या नुकात आपके सामने रख रही हैं? देखिए उसकी वजह मैं आपको बताऊं, कराची और सिंध में ये दोनों पार्टीज जो हैं काफ़ी एक्टिव भी हैं और इनके जो है वोट बैंक भी है, इसमें कोई शक नहीं है। पीपल्स पार्टी का सिंध में काफ़ी बड़ा वोट बैंक है और वो अपना वोट बैंक को एक्सपेंड भी कर रहे हैं। उसी हिसाब से MQM ने जो वोट बैंक लूज किया है वो उसको वापस रिकैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें, और जमात इस्लामी काफ़ी एक्टिव हो गई है। आप ये देखें ना, बल्दियाती उसमें इन 9 मई से पहले बल्दियाती इलेक्शंस ने ये साबित कर दिया कि देखें जो है डिफरेंसेस जो आ रहे हैं वो नज़र आने लगे ना। देखें पीपल्स पार्टी ने इतनी टिकटें जो है यूसीस के वो लोग जीते हैं, उसके बाद जो है जमात इस्लामी जीते, 3rd नंबर पे PTI थी ना। जी बिल्कुल। तो लेकिन मेमून मौलवी साहब, इस वक्त अगर आप देखें तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि जिन इतराज़ात या जिन खदशात के बायस आपने पार्टी को अलविदा कहा, सबसे पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की थी और आपने जो है वो पार्टी छोड़ी। अब पार्टी क़यादत तो इससे लाताल्गी का इजहार कर रही है जो अफसोसनाक वाक़यात हुए। तो आपको लगता है या उस वक्त आपको महसूस हुआ कि ये पार्टी क़यादत ही का हाथ है इसमें, जो 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात हुए? देखिए एक चीज़ मैं बड़े वाज़ेह कर दूं कि किसी ना किसी का इंटेंशन तो गलत थे, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। उसकी वजह ये देखिए ना, जिन जगहों पे ये धरने या ये प्रोटेस्ट रखे गए थे, आप जो है सब्जी मंडी में प्रोटेस्ट रखें, ठीक है ना, सब्जी वालों के खिलाफ, ठीक है ना, और मॉब आपके पास हो, आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो दुकानें या वहाँ पे सब्जियां लूटी नहीं जाएंगी, तो ये तो कम से कम पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है।
लेकिन सर वो तो ये भी कहा जा रहा है ना कि इसमें तो क़यादत का कसूर नहीं है, बल्कि फवाद चौधरी साहब का नाम नहीं ले रहे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सीनियर जो रहनुमा थे उन्होंने गलत मशवरे दिए थे और उन्हीं के कहने पे जिम्मेदारी जो है वो क़यादत की नहीं है। तो आपको लगता है कि ये पॉलिसी, ये फैसले उन रहनुमाओं की वजह से हुए या क़यादत के अपने फैसले थे? मेरे ख्याल से देखें, अगर जिस रहनुमा से हुए हैं, मैं ये कहूँगा कि खान साहब को उनको एक्सपोज करना चाहिए। आज वो आके पब्लिक में बता दें कि इन रहनुमाओं ने किया और इनकी गलती है, और वो उनको एक्सपोज कर दें। देखें, ताकि आवाम को पता तो पड़े गलती किसकी है। उसकी वजह देखें, तवारीख में देखें, कभी ऐसा हुआ नहीं कि हम अपने ही अफवाज के खिलाफ और अपने ही असासों को हम डिस्ट्रॉय करने खड़े हो जाए, वो भी फौजी असासे। हम तो जो है ये तो दुश्मन का काम करने का। तो अभी आप समझते हैं कि जो मुज़ाकरात का हमने माइंडसेट जो बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सर आप समझते हैं कि जो एक दावत दी गई थी मुज़ाकरात की, हुकूमत उसको ठुकरा चुकी है, तो अब जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें आपको क्या लग रहा है कि मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है, या फिर क्या आपकी नज़र में कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए? नहीं, देखें, मेरे हिसाब से एज अ पॉलिटिकल पर्सन मैं कहूँगा कि देखें, हर वक्त जो है मुज़ाकरात करनी चाहिए। देखिए, एंड जिस चीज़ का होता है टेबल पे होता है, चाहे वो एक्सेप्ट उनके व्यूज को करे या ना करे, बैठ के डिस्कशन होना चाहिए। उन्होंने कहा साहब ये आपकी गलतियां हैं, आप इसको सुधारें, तो फिर हम बात कर सकते। मगर ये कि अवॉइड करना, खैर मेरा अपना ज़ाती व्यू है कि अवॉइड करना मुज़ाकरात को, ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। लेकिन सर इस वक्त परवेज़ इलाही साहब का आपको लग रहा है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो खड़े रहेंगे पार्टी के साथ, या फिर आप आने वाले दिनों में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी भी देख रहे हैं? देखिए, परवेज़ इलाही साहब के ऊपर मैं इस वक्त फिल वक्त कमेंट इसलिए नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको याद हो, कुछ अरसे पहले उन्होंने कहा था कि जी मैं तो जो है मेरा रेड लाइन फौज है और मैं फौज के साथ हूँ जी। और देखिए, आज जो है, अब ये देखना है कि देखें कौन किस वक्त क्या मूव लेता है, ये आप जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकेंगे। लेकिन सर ये भी एक चीज़ है ना, जैसे आपने कहा कि बहुत से रहनुमा आपके साथ राब्ते में हैं, तो हमने देखा है कि मुख्तलिफ दिनों पर अहम फैसले भी सामने आ रहे हैं, लोग जो हैं वो पार्टी भी छोड़ रहे हैं। तो मज़ीद आप कुछ बता सकेंगे कि कौन से रहनुमा हैं जो आने वाले दिनों में आपकी कोई प्रेडिक्शन हो कि वो रहनुमा पार्टी जो है वो छोड़ने जा रहे हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? अहम कोई रहनुमा अगर आप शेयर कर सकें। भाई देखें, अहम रहनुमा तो मैं ये नहीं कहूँ, मुझे नहीं पता कि कौन होगा, मगर कराची से 2-3 MPs MNAs भी जो है, मेरा ख्याल से कल आपको एक या दो MPs तो आपको कल ही कराची से इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे, और उसके बाद MNAs भी। आपको ये क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में आपका अगर अलग ग्रुप हो तो वो बेहतर रहेगा, या फिर किसी एक जमात के साथ आपका इत्तेहाद हो, या फिर दूसरी जमात में शमूलियत हो बाज़ाब्ता तौर पर, तो वो बेहतर रहेगा? बतौर सीनियर पॉलिटिशियन सर आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं आपको कहूँगा, मैंने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया अपनी ज़ात के ऊपर, तो मगर मैं जो देख रहा हूँ, कम से कम 2 पार्टीज तो मैं बनते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजह KPK का सेंटिमेंट्स फ़र्क है, पंजाब के फ़र्क है, तो 2 या 3 पार्टीज तो नज़र आ रही हैं बनते हुए, और कुछ लोग जो हैं वो मूव भी करेंगे, जो मैं देख रहा हूँ। अच्छा, और सर दूसरी बात एक अगर आप तस्दीक कर दें, मुख्तलिफ खबरें आ रही थी कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करना चाह रहे हैं, लेकिन वो टाइम नहीं दे रहे। क्या ये हकीकत है कि आपके ग्रुप ने कोई राब्ता किया है जरदारी साहब से मुलाकात के लिए? नहीं, कम से कम मैं आपको ये कहूँगा, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जरदारी साहब से हमारे ग्रुप ने कम से कम राब्ता नहीं किया। अच्छा, नहीं किया सर। लेकिन अब अगर हम थोड़ा माजी में जाएं तो आप ये मुतालबा भी कर रहे थे कि हुकूमत को जो है वो फौरी तौर पर इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। अभी आपको अक्टूबर में इंतखाबात होते हुए आप देख रहे हैं, या फिर होने चाहिए? हुकूमत के साथ कोई इस पर बात होगी? देखिए, मैं तो इस वक्त जो सिनेरियो को देखते हुए मैं कहूँगा कि इंशाल्लाह 12-13 अक्टूबर को इलेक्शन मैं देख रहा हूँ, इस वक्त के हालात को मद्देनजर रखते हैं। अच्छा। अब उसके आगे अगर हालात आगे पीछे कुछ ख़राब हो जाएं या कुछ चेंजेस आए तो अलग बात है, वरना 12 और 15 अक्टूबर के 10 से 15 अक्टूबर के बीच में इलेक्शन नज़र आ रहे हैं। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब। नाज़रीन, महमूद आपकी गुफ्तगू आपने सुनी और उनका ये दावा है कि
आने वाले दिनों में, बल्कि कल या परसों तक सिंध से कुछ एमपीएज और फिर बाद में एमएनएज के इस्तीफे भी वो सामने आ सकते हैं। अब आने वाले दिनों में देखेंगे कौन से सिंध से जो एमपीएज हैं उनके इस्तीफे सामने आ रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक जो ग्रुप है उसकी भी बात की है। तो आने वाले दिनों में देखेंगे कौन से एमपीएज और एमएनएज हैं वो उनके इस्तीफे सामने आते हैं। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा अनवारुल्लाह काकड़ के साथ बातचीत करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। महमूद मौलवी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। जैसे हमने कहा कि अब देखें कि आने वाले दिनों में सिंध से जो एमपीएज हैं और एमएनएज कौन कौन से हैं जिनके इस्तीफे सामने आ रहे हैं। उसके बाद अब जो पीटीआई छोड़ रहे हैं वो मुख्तलिफ जमातों के साथ और ग्रुप्स के साथ रब्ता भी कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है, हम बात करेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया काकड़ साहब। अब आप देखें कि जरदारी साहब जो हैं वो पंजाब में हैं, जहांगीर तरीन जो ग्रुप है वो बड़ा मुतहरिक है। आने वाले दिनों में आपको क्या लग रहा है कि क्या होने जा रहा है? कोई अलग ग्रुप्स बनेंगे? फवाद चौधरी साहब का अलग है, किंग्स पार्टी कोई बनेगी, या क्या सूरत हाल आपको नज़र आ रही? देखिए, पोस्ट 9 मई जो है ना वो एक पीटीआई पॉलिटिकल अर्थक्विक से गुजरी है, और वो जो जॉल्ट्स इसको पड़े हैं उसमें इनकी जो सेंट्रल अथॉरिटी और सेंट्रल लीडरशिप है वो उसके पावर डिमिनिश होता जा रहा है। वो पावर डिमिनिश होने के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मल्टीपल ग्रुप्स फॉर्मेशन की तरफ जाएगी। ये बड़ा ऑर्गेनिक प्रोसेस है। अच्छा। अब चूंकि इसमें जो लोग इकट्ठे हुए थे वो भी किसी शायद नज़रिए की बुनियाद पर तो इकट्ठे हुए नहीं थे। इंटरेस्ट ग्रुप्स थे, मुख्तलिफ इंक्लिनेशन रखने वाले लोग थे, प्लस पर्सनालिटी क्लैशेस थी, यानी जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, जावेद हाशमी साहब, जहांगीर तरीन साहब, ये तमाम लोग किसी ने जेल किए थे, किसी फोर्स ने उनको जेल किया था। अब वो फोर्स नहीं रही है, लिहाजा ये तमाम कंसिडरेशंस उसमें होंगी, और जो ग्रुप फॉर्मेशन होगी इसमें कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स, पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनालिटी क्लैशेस, ये तमाम इसको डिटरमिन करेंगे, और मुझे इसमें मल्टीपल ग्रुप्स। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि अगर ये रहनुमा किसी पार्टी में नहीं जाते, कोई प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिलता, तो उनको वोट मिल सकेगा? क्योंकि वोट तो उस पार्टी का था जो पार्टी उन्होंने छोड़ी। या इंडिविजुअली भी आप समझते हैं कि फवाद चौधरी साहब वोट ले सकेंगे? देखिए, ये जितने भी लोग हैं ये अरसे से पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे हैं। मैं कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट तो नहीं देना चाह रहा, लेकिन ये जितने भी अनपॉपुलर हो जाए, इनकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में कोई ना कोई रेलेवेंस ज़रूर है। अब वो रेलेवेंस इलेक्टोरल प्रोसेस में कैसे ट्रांसलेट होती है, किस हद तक उनको कामयाबी मिलती है, नहीं मिलती है, दैट नीड्स टू बी सीन। और एट द सेम टाइम ये मत भूलें कि 9 मई ने लोग ये समझ रहे हैं कि पीटीआई का वोट बैंक इंटैक्ट है। मेरे ख्याल में उसको भी उसने एक जॉल्ट दिया है। अब वो जॉल्ट किस हद तक दिया है, 2% है, 10 है, 20 है, वो भी डिटरमिन होना इलेक्शन में पता चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोग ये भी तासुर दे रहे होंगे कि शायद वो वोट बैंक बढ़ गया है, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि वो घटा है। पाकिस्तान में खुसूसी तौर पे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों ऐसे सूबे हैं जहाँ पे पीटीआई का वोट बैंक ज़्यादा था, कि ये आपके डिफेंस इंस्टीट्यूशन से बड़े डीपली मैरिड हैं। ये सोशल मैरिज इनका है। ऐसे मार्शल रेसेस सो कॉल्ड इन्हीं 2 प्रोविंसेस से थी जो रवायती तौर पर डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा थी। आप जेलम से लेकर करक तक का जो इलाका है, ये वो लोग हैं जो मिलिट्री में रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से मेनली यहाँ से लोग अट्रैक्ट होते हैं। अब ये लोग ज़ाहिर है एक सोशल फैब्रिक का भी हिस्सा हैं, पॉलिटिकल फैब्रिक का भी हिस्सा हैं, इंस्टीट्यूशनल फैब्रिक का भी हिस्सा हैं। वो किसी भी सूरत में जितनी भी उनकी पसंदीदगी हो, जब उनके अपने इदारे पे इस तरीके से जो हमलावर कोई भी सियासी क़ुव्वत हो, उसको पसंदीदगी कतअन मेरी समझ में नहीं आती है कि क्यों उसको पसंदीदगी की निगाह से। लेकिन 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात के बाद आपने देखा कि क़यादत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश भी की गई और हुकूमत ने वो ठुकरा दी है। तो आपको लग रहा है कि अभी भी रास्ता है कोई मुज़ाकरात का, या इवन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बैठ सकती है? गुरबानी साहब देखें, इंसान सियासत में और
आम ज़िंदगी में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी टाइमिंग होती है। हाँ। आप वक्त सजदा रुकू नहीं करते और वक्त रुकू सजदा नहीं करते। तो जो मुज़ाकरात का वक्त था, करनी चाहिए थी, वो ऑफ़र आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेना चाहिए था, मेरे ख्याल में वो अपॉर्चुनिटी पीटीआई की लीडरशिप मिस कर चुकी है। तो बतौर सियासी जमात आप पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मुझे तो शॉर्ट टर्म में तो बहुत ही ज़्यादा टूट फूट नज़र आती है। हाँ। लॉन्ग टर्म में पीटीआई अपने नैरेटिव को कैसे वापस रीबिल्ड करती है, ये चैलेंज उसके लिए है। अपनी लीडरशिप को कैसे सेकंड टियर को भी सरवाइव कैसे करवाती है, ये तमाम चीज़ें जो है ना, इसका जवाब वक्त ही दे सकता है। लेकिन काकर साहब, जैसे आपने खुद ही शाह महमूद कुरैशी का जिक्र किया, हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब ने जाकर उनसे अडियाला में मुलाकात की। ये अलग बात है कि उन्होंने उनकी बेटी ने तरदीद की। आपको आने वाले दिनों में लग रहा है कि कुरैशी साहब जो हैं वो खड़े रहेंगे, परवेज़ इलाही साहब खड़े रहेंगे, या आपको लग रहा है कि नहीं? देखिए, मैं इन दोनों के साथ पसंद एहतराम, मेरा एक अपना ज़ाती तौर पे भी एहतराम का ताल्लुक़ ख़ास और कुरैशी साहब से पिछले 3-4 साल रहा है। इनकी पॉलिटिक्स जो है वो रियलिज़म के इर्द गिर्द घूमती है, और उस रियलिज़म के तकाज़े के तहत अगर वहीं पे रहना उनको मुफीद नज़र आया तो वो फ़ैसला करेंगे, और अगर मुफीद नज़र आया कि इस प्लेटफॉर्म को तर्क कर देना चाहिए तो मेरे ख्याल में फिर वो फैसला करेंगे। मतलब अभी मैंने पहले भी ये सवाल उठाया कि कुछ लोग देखें वो हैं जो सियासत छोड़ रहे हैं, कुछ वो हैं जो पीटीआई छोड़ रहे हैं, कुछ वो हैं जो पीटीआई में मौजूद हैं लेकिन सिर्फ ओहदों से इस्तीफे दे रहे हैं, जैसे असद उमर साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं। तो आपको क्या लग रहा है, ये माइनस कप्तान की तरफ चीज़ें जा रही हैं? देखिए, ये मुझे लग तो नहीं रहा है, ये मोर और लेस तमाम के तमाम लोग उसी एजेंडा पे जा रहे हैं, जाकि वो ABC कैटेगरी अपनी ज़रूरत के तहत, जो मैंने आपको कहा कि जिस तरह की पॉलिटिकल रियलिज़म उनको वो लॉजिक समझ में आती है, वो उसके तहत ये फैसले कर रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली यही है कि पीटीआई में क्या जो लीडरशिप प्रायर टू 9 मई थी उनको पॉलिटिकल रेलेवेंस देनी है या नहीं देनी है, इसके बीच में फैसला। लेकिन काकर साहब, माजी में आप भी तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी रहे, आपकी कप्तान के साथ मुलाकातें भी होती रहीं, आपका ज़ाती जो तज्ज़िया है वो क्या है कि उनके मामलात ख़राब किस पॉइंट पे हुए? मेरा अपना व्यू ये है कि उनको ओपन माइंड के साथ डाइसेंटिंग व्यूज़ जो अपने पार्टी में या जो उनके एसोसिएटेड लोग थे, उनको बड़ा ओपन माइंड के साथ सुनना चाहिए था। वो बदकिस्मती से चंद अफराद के एजेंडे को मैं कहूँगा उन्होंने उसको इन्फ्लुएंस कर लिया और उनका मेंटल टेक ओवर कर लिया था। अच्छा। और उस मेंटल टेक ओवर में मैं समझता हूँ कि उनकी जितनी भी डिसीजन मेकिंग थी ना, वो अपने पॉलिटिकल फ्यूचर से ज़्यादा वो जो इन्फ्लुएंसर्स थे उनकी एजेंडा को डिटरमिन करते थे। तो मतलब किसी हद तक वो तो ये भी कहते हैं कि ये मेरे फैसले नहीं है, बल्कि फवाद चौधरी साहब की तरफ इशारा करते हैं, शेख रशीद साहब की तरफ इशारा करते हैं कि ये फैसले उनके थे। तो आपको लग रहा है कि ये फैसले वाकई उनके थे, इनका कोई कसूर नहीं है, या फिर पॉलिसी फैसले सारे इन्हीं के थे? देखिए, यही लेसन्स लर्नड जिसको कहते हैं अपनी सियासत में। बहुत सारे ऐसे किरदार जो इस्टेब्लिशमेंट प्रीवियस इस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता थे, पॉलिटिकल प्लेयर्स थे, ये और पर्सनल उनकी ज़िंदगी में जो करबत रखने वाले लोग हैं, यही 4, 5, 6, 8, 10 लोगों का टोला था जो पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप को एक मखसूस कलर देना चाह रहे थे। लग ये रहा है कि कप्तान उस कलर को देखने में से आरी रहे और कासिर रहे। ठीक है काकर साहब, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अभी मतलब जैसे माजी करीब में हमने देखा कि वो लोग जो पीटीआई में शामिल थे वो भी ये मुतालबा कर रहे थे कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं। अब वो अलग अपने ग्रुप भी बना चुके हैं या वो नाला भी हैं। आपको 8 अक्टूबर को इलेक्शन होते हुए आप देख रहे हैं या फिर आप समझते हैं कि महीना डेढ़ आगे पीछे होगा? देखें, नॉर्मल जो कोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि ऑलरेडी फ्लाउट हो चुका है पंजाब के इलेक्शन में और उसमें होने तो चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिस्पॉन्सेस देने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सॉल्यूशंस देने पड़ते हैं।
ये डिपेंड करता है हमारी सिक्योरिटी की सिचुएशन पे, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन पे, हमारे यहाँ जो ये पॉलिटिकल अनरेस्ट है ये कहाँ जाके ठहरती है। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो उस इवेंचुअल सोशल ऑर्डर जिसका मैं अक्सर जिक्र भी करता रहता हूँ उस पर डिपेंड करता है कि उसको इंटैक्ट रखते हुए ही आप इलेक्शन के लिए या किसी और डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस के लिए आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन काकर साहब, अब आवाम आपकी तरफ भी देख रही है ना कि बजट आने वाला है, तो उसमें फिर आप कौन सा रिलीफ देने जा रहे हैं, या सारा आपका फोकस जो है वो सिर्फ एक जमात ही होगी? देखिए, जो मौजूदा हुकूमत है यकीनन उनको बजट में, ये लास्ट बजट है, चंद ऐसे इकदाम ज़रूर लेने पड़ेंगे जिसमें आम आदमी के रिलीफ की कोई ना कोई गुंजाइश मौजूद हो। बाकी जहाँ तक आपके इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान की ज़रूरत है। और IMF डील जो है सबसे बड़ा एक चैलेंज है। IMF डील या उस डील के बगैर भी आपने कैसे अपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ जाना है और आपने अपना रेवेन्यू जनरेशन कैसे बढ़ाना है, आपने अपने एक्सपेंडिचर्स को कैसे रैशनलाइज करना है। शायद पाकिस्तान के पास अब बतौर रियासत और बतौर माशरा बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है मुख्तलिफ़ किस्म के अल्ल तल्लों का। हमारे जो गवर्नेंस का एक्सपेंडिचर है वो बहुत ही इर्रेशनल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इसकी तरफ संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है और कोई ना कोई मैकेनिज्म जल्द अज जल्द डिवाइस। लेकिन काकर साहब, आप पंजाब में देखें मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं, हमने देखा है जरदारी साहब उनको पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार करवा रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर जरदारी साहब पंजाब में जाएंगे तो फिर हम कराची में जाएंगे, सिंध में जाएंगे। तो आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में इन मामलात पर कोई मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में भी कोई इख्तलाफात हो सकते हैं? नहीं, मुझे ये नॉर्मल पॉलिटिकल मैनूवर्स नज़र आती हैं। अच्छा। मेरे ख्याल में PMLN भी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करेगी, PPP भी करेगी। वो पेनिट्रेशन चाहेंगे पंजाब में, वो चाहेंगे सिंध में। ये डिपेंड करता है कि जितने इलेक्टेबल्स अब PTI से डिवोर्स हो गए हैं क्या वो इनके फोल्ड में आते हैं, नहीं आते हैं, वो अपना कोई ग्रुप फॉर्मेशन करते हैं। ये तमाम जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की जो रियलिस्टिक असेसमेंट है ये फैसले उसके तहत। लेकिन इस वक्त फोकस जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी है, बलूचिस्तान की सियासत भी है। अगर आप देखें तो उसमें ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, कई रहनुमा जो हैं वो नाला भी हैं क़यादत से भी। इसमें किस हद तक आप समझते हैं कि सदाकत है कि इख्तलाफात हैं पार्टी के अंदर? नहीं, किसी भी नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी के तहत हर जमात में इख्तलाफात होते हैं, हमारी जमात में भी हैं। उसका इनकार करना जो है ना वो मेरे ख्याल में सेल्फ डिल्यूजन होगा। ठीक है। इसमें एक इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, वो अपने अपने मफादात के तहत चीज़ों को सोचते हैं, देखते हैं और वो समझते हैं कि मुस्तकबिल भी उसी अंदाज में शेप अप होगा। BAP में भी ऐसे धड़े हैं जो इसमें इंटरेस्ट रखते होंगे कि ये धड़ा कायम रहे, इस धड़े की क़यादत उनके हाथ आए, और अगर ऐसी सूरत हाल ना हो तो क्या वो अपना सियासी मुस्तकबिल इस प्लेटफॉर्म से वाबस्ता करेंगे या कोई और प्लेटफॉर्म चूज़ करेंगे। ये आने वाले 2-3 महीनों में इसकी वजाहत ज़्यादा हो। लेकिन क्या वजह है कि फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी को ये तरदीद करनी पड़ी कि हम पार्टी जो है किसी दूसरी जमात में ज़म नहीं कर रहे? देखिए, मुख्तलिफ़ किस्म की ज़ाहिर है अफवाहें चल रही थी, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बात चल रही थी, नून के हवाले से भी बात चल रही थी कि बहुत सारे जो इलेक्टेबल्स हैं और जो लीडरशिप है बलूचिस्तान की वो इन दो सियासी जमातों की तरफ उनका रुझान होता जा रहा है। जो किसी हद तक शायद पीपल्स पार्टी के हवाले से तो कुछ हमें नज़र भी आया, लेकिन बाद में वो लोग जो थे उस तरफ फैसला करने से रुक गए। और बाद में नून की जानिब भी मेरे ख्याल में कोई चंद लोगों के जहन में ये ज़रूर था कि उनके साथ नेगोशिएट किया जाए, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। तो ये शायद इसीलिए ज़रूरत पड़ी कि ये इसी सिलसिले की कड़ी तो नहीं है सर, जो कुदूस बदिंजो साहब ने जरदारी साहब के साथ मुलाकातें की कराची में? पता नहीं, मेरा कुदूस बदिंजो साहब से ना ताल्लुक़ है, ना मुझे इल्म है कि उन्होंने किस सिलसिले में मुलाकात की, मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, लेकिन जाम कमाल साहब के तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, वो खुल के जाम कमाल साहब के साथ मैं बिल्कुल राब्ते में भी हूँ, और जाम साहब के जरदारी साहब के साथ ज़ाती नौइयत के भी ताल्लुक़ हैं। फिर उनके जो समदी हैं आमिर साहब और नादिर मक्सी साहब, उनके दामाद हैं, ये पीपल्स पार्टी का हार्ड कोर सिंध का हिस्सा हैं। तो समाजी इंटरेक्शन भी था उनका, सोशल इंटरेक्शन भी था, ज़ाहिर है उसमें सियासत पे भी गुफ्तगू यकीनन हुई होगी, लेकिन कोई किसी पॉलिटिकल डिसीजन का नतीजे
के तौर पे सामने हमारे नहीं आया। तो बाकी हो सकता है इलेक्टोरल अलाइंस की बात हुई हो, मुख्तलिफ सियासत में ज़रूरी नहीं कि आप सियासी जमातों में ज़म हो जाएं या उनमें शामिल हो जाएं। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, उन पॉसिबिलिटीज़ पे हो सकता है उनके बीच में कोई गुफ्तगू। लेकिन सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुदूस बजिंजो साहब सदर हैं पार्टी के। एक धड़ा ये क्लेम करता है, दूसरा धड़ा अभी तक क्लेम करता है कि जाम साहब हैं। अच्छा, जाम साहब हैं। तो मतलब बलूचिस्तान अवामी पार्टी में भी दो धड़े हैं। धड़ेबाजी तो है, धड़ेबंदी तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। तो ये तो फिर तस्दीक हो गई कि ग्रुप्स तो हैं। नहीं, मैं तो इनकार ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि हैं। अब वो दो ग्रुप क्या एक दूसरे से पॉलिटिकली नेगोशिएट करेंगे, बातचीत करेंगे, अलहदा हो जाएंगे, ये वक्त ही बताएगा। तो जाम कमाल साहब को वजारत आला के ओहदे से हटाने से भी कोई नुकसान हुआ है, इख्तिलाफात बढ़े हैं, ये वजह है? या ये मेरी ज़ाती राय है, मेरे ख्याल में बलूचिस्तान की तबाही उस फैसले से हुई है। और बलूचिस्तान को जो इल गवर्नेंस है जी, पुअर गवर्नेंस भी नहीं, ये इल गवर्नेंस है, वो नतीजा जाम साहब को जो वज़ारत आला के मनसब से हटाना था, वो अब कैसे ये डैमेज कंट्रोल होगा, जो नुकसान सूबे में मुख्तलिफ जो सेक्शंस हैं हमारे, मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं हमारे, उसमें सिक्योरिटी है, उसमें गवर्नेंस है, उसमें रिक्रूटमेंट है, उसमें डेवलपमेंट प्लान है, होलिस्टिकली जो नुकसान हमें पहुंचा है उसको रिवर्स करते हुए मेरे ख्याल में बहुत बड़ा वक्त है। तो आपकी नज़र में एक जो धड़ा है बलूचिस्तान अवामी पार्टी का, उसका एतमाद नहीं है वज़ीर आला बलूचिस्तान पर? मैं अपनी ज़ात की हद तक तो ये बात कर सकता हूँ, मेरी ज़ात की हद तक मैं बिल्कुल ये तस्दीक करता हूँ कि मैं ये फैसले की सूरत में मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो साहब को ना अवामी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की क़यादत का अहल जानता हूँ, ना सूबे की वज़ारत आला के मनसब का अहल समझता हूँ। लेकिन मेरी ज़ाती राय। तो क़यादत और वज़ारत आला के मनसब पर फिर बिठाया किसने? ज़ाहिर है वहाँ पे MPs थे और उन्होंने MPs के अक्सरियत का फ़ैसला हुआ और उन्होंने ये फ़ैसला लिया। मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय रखने का आई एम एंटाइटल्ड टू माई ओपिनियन। ठीक है। लेकिन काकर साहब अगर दूसरी तरफ आए हम, तो आपको ये जो इस वक्त तमाम तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुख्तलिफ़ जमातों के, PTI के, आप समझते हैं कि मुल्क में नेशनल डायलॉग जो है वो ज़रूरी है, शुरुआत करनी चाहिए, जाना चाहिए उस तरफ? यकीनन देखिए, डायलॉग की हर वक्त हर हेल्दी सोसाइटी में ज़रूरत होती है। अगर कोई ये समझता है कि डायलॉग की ज़रूरत इस वजह से है कि किसी एक खुसूसी जमात को या किसी जमात के एक मखसूस लीडर को फ़ायदा दिया जाए, तो इस डायलॉग का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा। पाकिस्तान के जो मेजर नेशनल चैलेंजेस हैं, जिसमें उसके गवर्नेंस का चैलेंज है, जिसमें उसकी इकॉनमी का चैलेंज है, जिसमें उसकी फॉरेन पॉलिसीज़ के मेजर चैलेंजेस हैं, जिसमें उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस रीजन के अंदर है, ग्लोबल है, उस पर ज़रूर डायलॉग होना चाहिए। हमारे ईस्टवर्ड नेबर के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं उस पर डायलॉग होना चाहिए। हमारा वेस्टवर्ड सेंट्रल एशिया के साथ जो एक नई दुनिया खुली हुई है, अफगानिस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, उस पर गुफ्त शनीद ज़रूर होनी चाहिए और अपनी इनपुट्स देनी चाहिए। ठीक है। बाकी बहुत एक मायोपिक अंदाज में कि अनवार को फ़ायदा हो जाए, जैद को बकर को हो जाए, उस किस्म के डायलॉग्स पहले भी होते रहे हैं। ना पाकिस्तान को पहले कभी फ़ायदा हुआ है, ना मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोई फ़ायदा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया काकर साहब। नाज़रीन, सेनेटर अनवारुल्लाह काकर साहब की गुफ्तगू आपने। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम माहिर कानून शोएब शाहीन साहब के साथ गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, अनवारुल्लाह काकर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के दरमियान इख्तलाफात हैं, उन्होंने खुलकर उस मामले पर बात की और ये वाज़ेह किया है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी में दो धड़े मौजूद हैं। इस वक्त शोएब शाहीन साहब जो माहिर कानून हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, आपने टाइम निकाला। इस वक्त आपने देखा कि लास्ट हेयरिंग में अटॉर्नी जनरल ने ये सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया था जो सो मोटो का कानून था, और साथ ही साथ उसमें ये यकीन दहानी कराई गई है अदालत को कि उनसे मुशावरत के बाद और उनकी तजावीज़ के बाद जो है वो हुकूमत कानून में तब्दीली के लिए तैयार है। तो आप समझते हैं कि ये जो हुकूमत का मौक़िफ़ है ये संजीदा है और उसमें कोई तब्दीली हो सकती है? देखें, PDM की जमातें हैं तो एक दिन एक बात करती हैं, दूसरी बात करती हैं, इनके ऊपर ऐसा ट्रस्ट तो नहीं किया जा सकता। हाँ। ये डायलॉग के लिए आकर कह के गई थी और डायलॉग के बाद जो इन्होंने तमाशा बनाया चीफ जस्टिस का और जजेस का, वो भी सब आपके सामने है।
और एक कानून लेकर आए जिसको स्टे कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, फिर उसी तरह का दूसरा कानून ले आए जिसको अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं छेड़ा। और जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई ये तो रेप्लिका है पिछले कानून की, तो आप बताएं कि करना क्या चाहते हैं, तो फिर उस पर उन्होंने कहा जी हमें टाइम दे दें, तो हम आपकी कंसल्टेशन के साथ हम नया लॉ बनाना चाहते हैं। अब मसला इनकी संजीदगी का ये आलम है कि जब ये खुद आकर स्टेटमेंट देते हैं और उसी को जाकर वायलेट करते हैं, लेकिन अगर बेटर सेंस प्रिवेल कर जाए तो अच्छी बात है कि ये कोई जो भी पार्लियामान में है वो संजीदगी का मुजाहरा करें। देखें, इन्होंने जो आर्टिकल 68 की वायलेशन किया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कंडक्ट को डिस्कस किया, उनको तस्दीक किया, उनको ब्लैकमेल किया। एक्चुअली इनको खतरा था कि वो इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे और उस सिलसिले में उनको अपनी शिकस्त फाश नजर आ रही थी। फिर 9 मई का वाक़या का रूनुमा हो जाना, और वो भी पर्पसली इसमें ज्यादातर जो वजाहत नजर आ रही हैं अब चीजें, ये इसलिए था कि ताकि इमरजेंसी का नफाज कर सके तो वो पिछले सिलेक्शन से भी भाग जाएं और अगले इलेक्शन को भी मुलतवी कराने में कामयाब हो जाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये सारे सीरीज ऑफ एक्ट्स हैं जो या किंग्स पार्टी बनाई जा रही हैं, ये सारे अगर आप एक्शन देखें तो कोई भी हवाले से इनकी संजीदगी नजर नहीं आती। लेकिन अगर अब समझ आ जाए तो इनको अच्छी बात है, मेरा ख्याल है आ जानी चाहिए, बजाय इस बात के तो उधर बाप पार्टी के मसाइल पैदा हुए हैं, इधर जहांगीर तरीन का टोला बना हुआ है, कोई जरदारी साहब वहाँ शुजात हुसैन से मिल रहे हैं, चौधरी सरवर साहब कहते हैं कि हमने अलग इलेक्शन लड़ना है, और किसी का किधर है रुख, किसी का किधर है। कल फवाद चौधरी इनके बकौल स्टेट के सबसे बड़े मुजरिम थे, अदालतों ने जमानतें दी फिर भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आप देखें कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले जब वो किसी पार्टी में नहीं रहे तो उनको शाह महमूद कुरैशी से जेल में जाकर 3 घंटे की शाहाना अंदाज में मुलाकात कराई। तो ये आखिर कौन इदारे हैं, कौन लोग हैं जो पीछे ये सारे सपोर्टिव फैक्टर्स क्रिएट कर रहे हैं और ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से पीटीआई को तोड़ा जाए, पीटीआई के लोग दबाए जाएं, किसी की फाइलें हैं तो वो उनको दिखा के साइडलाइन किया जाए, अगर कोई लोटे बन सकते हैं तो वो बनाए जाए। नहीं तो आपको लगता है कि अगर ये वो प्लेटफॉर्म छोड़ के अवाम की तरफ जाते हैं तो उनका वोट बैंक जो है उस पर असर पड़ेगा, या आप समझते हैं कि नहीं उनकी मकबूलियत में इजाफा हो चुका है और उनको वोट मिलेगा ही? देखिए, इस वक्त के तो जो बाजार नजर आ रहा है, आप किसी दुकान में चले जाएं, बाजार में चले जाएं, किसी जगह जा करके बैठ जाएं, किसी से भी पूछें, हर बंदा बता देगा कि नहीं ये सब ड्रामा हो रहा है खान की मकबूलियत को कम करने, पीटीआई को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो जो खान के लवर्स थे या जो पीटीआई के साथ खड़े थे सिंसेरिटी के साथ, उनमें तो कोई कमी नहीं। देखें, हुकूमत और अदलिया में महाज आराई की 2 वजूहात थी। एक ये था कि ये इलेक्शन से पीछे हट जाए सुप्रीम कोर्ट, वो बज़ाहिर पीछे हटती हुई नजर आ रही है। दूसरा उनको मसला था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हो जाए, क्योंकि 14 मई की डेट दी थी। अब वो जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग थी वो तो अभी इनिशिएट नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है कि ये 2 चीजें अगर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह कंप्रोमाइज की है या कंप्रोमाइज करने का इरादा रखती है, फिर तो महाज आराई कम होती नजर आएगी। लेकिन अगर इन्होंने अगले ही दिन जिस दिन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की या इलेक्शन की बात की, तो फिर ये महाजराई दोबारा शुरू हो जाएगी, क्योंकि हुकूमत की बदनीयती है। पार्लियामान और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो गए। पार्लियामान आइन को देखें ना, पाकिस्तान का आज बेआइन हो चुका है, आइनी तो हुकूक किसी के मौजूद ही नहीं है। लेकिन शोएब शाहीन साहब, अभी आप देखेंगे क्या ये भी खबरें आ रही हैं कि आप कोई सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने जा रहे हैं जो कारकुनान की गिरफ्तारी का मामला है, क्या ये हकीकत है कि आप सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर रुजू करने जा रहे हैं, कोई पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं? देखिए, एक पिटीशन तो फाइल हो चुकी है जिसमें थ्रू हामिद खान मुझे भी इंस्ट्रक्शन से मैंने भी उसमें पेश होना है जी। उसमें जो कहा गया है कि एक काइंड ऑफ सिविलियन अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लागू हो गया है, लोगों के हकूक महफूज नहीं है, आर्मी एक्ट के तहत प्रोसीडिंग्स हो नहीं सकती हैं वर्कर्स की, लोगों की वो हो रही हैं, और इस तरह की बेशुमार इंसिडेंट्स हमने पेश किए हैं। तो अभी वो मैटर सब जुडिस से पेंडिंग है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कब उस पर एक्शन लेती है। देखिए, मैं कहता हूँ कि जब तक पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, जब तक मुल्क में इंसाफ का बोलबाला नहीं होगा, जब तक मुल्क में अमन व अमान नहीं होगा, जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, आप ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं, ना मुआशरे और कौम की
तरक्की की बात कर सकते हैं। ठीक है शोएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, शोएब शाहीन साहब गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखें कि आने वाले दिनों में जो ग्रुप्स बन रहे हैं, मुख्तलिफ जमातों के साथ राब्ते में है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो पंजाब में मौजूद हैं, जहांगीर तरीन साहब के साथ मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं वो राब्ते करें। तो आने वाले दिनों में देखें कि जैसे मुराद रास की तरफ से ये खबर आ रही है कि वो अलग ग्रुप बनाएंगे, किसी के साथ इत्तेहाद नहीं होगा, तो दीगर कौन से रहनुमा होंगे जो उनका अपना अलग एक अपोजिशन का ग्रुप होगा, वो किसी जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे। अब आने वाले दिनों में देखें कि सूरत हाल जो वो किस तरफ जाती है। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।